मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट पीच को लेकर आती है। कल हम बात कर रहे थे एमएन रॉय का मौलिक नव मानवतावाद की बात कर रहे थे। आज देखेंगे कि एमएन रॉय का जो दृष्टिकोण था राय और गांधी में क्या समानताएं थी। राय ने गांधी और गांधीवाद के प्रति समान रूप से प्रशंसा का दृष्टिकोण और उदार भाव नहीं अपनाया था। अनेक अवसरों पर उनके द्वारा गांधी और गांधीवाद के प्रति कटु आलोचना का दृष्टिकोण अपनाया था। और यद्यपि इस स्थिति में एक या दो अपवाद अवश्य रहे हैं। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, एमएन रॉय उनसे प्रभावित हुए और 22 में उन्होंने अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन में गांधी को महान व्यक्ति बताते उनकी तुलना सेंट थॉमस एक्विनास, रोमारोला, सेंट फ्रांसिस से की। गांधी असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने में सफल रहे। गांधी की प्रतिभा को स्वीकार करते निम्न रूपों में गांधी के रचनात्मक योगदान को उल्लेख किया। राजनीतिक उद्देश्य के लिए जन आंदोलन की पद्धति को स्वीकार करना, भारतीय कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी संगठन के रूप में संगठित करना, अहिंसा का जय घोष करके राष्ट्रीय शक्तियों को सरकार के दमन चक्र से मुक्त करना, असहयोग सविनय अवज्ञा और करों को न देने की पद्धति का प्रयोग करना। लेकिन गांधी के प्रति उनकी सद्भावना सामयिक थी और अनेक संदर्भों में गांधी कटु आलोचना भी की। उन्होंने गांधीवादी विचार और आंदोलन कमजोरियों को उल्लेख निम्न रूपों में किया। पहला जो दृष्टिकोण था वो गांधीवादी विचार और आंदोलन में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी आर्थिक कार्यक्रम का अभाव था। एमएन रॉय प्रश्न करते हैं कि आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई आंदोलन प्रगतिशील कैसे कहा जा सकता है। एमएन रॉय की दृष्टि में गांधीवाद चिंतन और आंदोलन का सबसे बड़ा दोष था। दूसरा जो दृष्टिकोण था गांधी अपने आंदोलन में शोषक, पूंजीपति और जमींदार और शोषित किसान और मजदूर सबका एक साथ लेकर चलना चाहते थे, जबकि एमएन रॉय इस बेमेल गठबंधन को किसी रूप में उचित नहीं मानते थे। और वो एक स्थान पर लिखते हैं गांधी जी के सामाजिक आदर्श का यही तर्क भी भ्रम है। वो ऐसे दो हितों में समन्वय करना चाहते थे जिससे समन्वय हो ही नहीं सकता। यदि वो गांधी स्पष्ट रूप से कह दे हाँ मैं भी पूंजीवाद और जिम्मेदारी के अस्तित्व को नहीं चाहता, लेकिन मेरा ढंग तुम्हारे ढंग से भिन्न है, तो मैं उसके ढंग को समझ सकता हूँ। भले ढंग के विषय में उनसे सहमत न हूँ, लेकिन जब आप एक और तो ऐसे हितों में समन्वय का यत्न करते हैं जिसमें समन्वय संभव ही नहीं है, दूसरी ओर समानता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होने का दावा करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप तर्क से काम नहीं ले रहे। राय लिखते हैं गांधीवाद के गुण दोष चाहे कुछ भी क्यों न हो, उनका समाजवाद से कोई संबंध नहीं हो सकता। उनका समाजवाद से कोई संबंध नहीं हो सकता। राय लिखते हैं गांधीवाद के गुण दोष चाहे कुछ भी हो, कोई संबंध नहीं हो सकता। गांधी जी को पूंजीवाद का समर्थक घोषित करते लिखा, गांधीवादी एक अति क्षुद्र बुजुर्ग ढंग का मानवतावाद है जो पूर्ण रूप से प्रगति की शक्तियों के बीच में लड़खड़ाता हुआ आशाहीन होकर खड़ा है। राय ने लिखा गांधीवाद बहुसंख्यक जनता के ऐसे नहीं कष्टों पर मगरमच्छी आंसू बहाने के अतिरिक्त उनके लिए कुछ और नहीं कर रहा। तीसरा जो था, राय को ये बात बहुत ही अनुपयुक्त प्रतीत हुई कि गांधी राजनीतिक कार्यक्रम में व्यर्थ धर्म और ईश्वर का प्रवेश करा रहे हैं। राय गांधी की मध्ययुगीता, हिंदुत्व की और झुकाव की विरोधी थी। गांधी धर्म ईश्वर के नाम पर जनता गुमराह कर रहे थे। राय ने तो गांधी को समाजवादी मानते हैं और न उनकी राजनीति आर्थिक नीति को ही उचित मानते हैं। राय के लिए गांधी जी के चरखे के अर्थशास्त्र को भी कोई मूल्य नहीं है। निर्धन जनता का कोई सारभूत हित संभव नहीं है। राय ने कांग्रेस के नेतृत्व को दिवालिया बताते उसकी भर्त्सना की। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक चरखा संघ का रूप लेती जा रही है। गांधी और गांधीवाद की नहीं और गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे भारत के अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम की आलोचना की। यह आंदोलन कांग्रेस के औद्योगिक और वित्तीय संरक्षणों द्वारा संगठित किया गया, कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम नहीं है। निष्कर्ष रूप में लिखा गांधीवाद क्रांतिवादी नहीं है, वरन दुर्बल और निस्तेज सुधारवाद है और सविनय विज्ञा के स्थान पर जुझारू सामूहिक कार्रवाई का सलाह है। ये सही है कि गांधी वैज्ञानिक और तार्किक अर्थों में वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद के प्रवर्तक नहीं थे।
इनकार नहीं किया जा सकता। गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अपनाकर एक नए विश्वास को विकसित किया और इस तथ्य को उन्होंने हिंदुस्तान को जगा कर भय रहित किया, संगठित किया और स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर उन्मुख किया। गांधी जी के हृदय में प्रत्येक मानव के लिए संवेदना थी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को प्रतिष्ठित करने के भारी प्रयास किए। गांधी सच्चे अर्थों में न केवल शब्दों वर्णों से आगे बढ़कर व्यवहार में मानवतावादी थे और अपने तरीके से क्रांतिकारी थे। गांधी जी के प्रति राय के विचार और भावनाओं को राय के प्रचंड बौद्धिक अहमवाद का परिणाम कहा जा सकता है। राय और राष्ट्रवाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। एम एन राय ने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में किया। 1915-16 तक लगभग 30 वर्ष की आयु तक राष्ट्रवाद में गहरी आस्था थी। देखेंगे एम एन रॉय और लोकतंत्र के बारे में देखेंगे। डेमोक्रेसी सेटअप के बारे में क्या था। राय एम एन रॉय मनुष्य को नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि उस नैतिक मनुष्य का विकास स्वतंत्रता के आधार पर संभव है। इसके अतिरिक्त राय के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक मानवतावाद के लक्ष्यों की पूर्ति सहज रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संभव है। राय ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहा कि श्वेत रूस में मार्क्सवाद को जिस रूप में अपनाया गया, जिसमें वो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में परिणत हो गया, इन आधारों पर राय से आशा की जा सकती है कि उनके द्वारा उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन किया जाएगा। सिद्धांत रूप में वो लोकतंत्र को सर्वाधिकारवाद की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था दूषित है। इनसे हमारे मन मस्तिष्क में लोकतंत्र के प्रति आस्था को आघात पहुंचा। वो उदारवादी लोकतंत्र को समाप्त करने की बात तो नहीं कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के रूप में भारी परिवर्तन की आवश्यकता बताते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई उसे वो संगठित लोकतंत्र का नाम देते हैं और लोकतंत्र के स्वरूप में परिवर्तन के लिए निम्न सुझाव भी दिया। पहला, जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का संपादन। एम एन रॉय ने अनुभव किया कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता केंद्रित हो गई और उदारवादी लोकतंत्र में जिस चुनाव पद्धति का प्रचलन है उसमें योग्य व्यक्तियों को चुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं। जनता के बौद्धिक नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता अनुभव करते रहे और आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोषों का निवारण करने के लिए संगठित लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसका सबसे प्रमुख तत्व है जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का संपादन। राजनीतिक दलों के बढ़ते दुष्प्रभाव ने समस्त शासन की विचार शक्ति को कुंठित कर दिया गया। विधि का शासन मात्र एक औपचारिक घोषणा बनकर रह गया। इसलिए स्थानीय व्यक्तियों की जन समितियों के द्वारा वर्तमान प्रजातंत्र को संगठित करना चाहते हैं। दूसरा था विकेंद्रित सत्ता पर बल। राय एम एन रॉय वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ती हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं मानते। वर्तमान लोकतंत्र केंद्रित सत्ता के स्वरूप में मानवीय विकास के मार्ग में भारी बाधा घोषित किया। वो समाज के मूलभूत पुनर्गठन की आवश्यकता बताते विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाने पर राजनीतिक स्थान पर लोक नीति की प्रतिष्ठा संभव हो सकती है। तीसरी बात है दल विहीन लोकतंत्र के स्थापना पर बल। राय आज के लोकतंत्र का सर्वप्रमुख दोष राजनीतिक दलों की वर्तमान व्यवस्था को मानते हैं। वर्तमान लोकतंत्र को अपने में इस प्रकार जकड़ लिया कि लोकतंत्र मात्र एक दलीय यंत्र बनकर रह गया। दलों ने व्यक्ति की प्रेरणा और शक्ति, निर्णय शक्ति दोनों को कुंठित कर दिया और व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना संभव हुई और राजनीतिक दलों को उद्देश्य शासन सत्ता के लिए छीना झपटी करना नहीं रह गया। उन्हें जनता के वास्तविक हितों से कोई परवाह नहीं थी। वो राजनीतिक दल अपने स्वार्थ साधने के लिए नैतिकता और न्याय की बलि चढ़ा देते हैं। राय ने कहा कि यदि नैतिक उत्थान करना है तो वर्तमान दल पद्धति को समाप्त करना ही होगा और विश्व के नैतिक पतन का एक मूल कारण ये वर्तमान दल पद्धति है। राय के अनुसार यदि हमें लोकतंत्रवाद की रक्षा करनी है तो उसे दल रहित बनाना होगा, अर्थात एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी और ये दल विहीन लोकतंत्र आत्मनिर्भर समितियों में के सक्रिय योगदान पर आधारित होगा। और निसंदेह रूप से राय का संगठित लोकतंत्र और प्रत्यक्ष और विकेंद्रित लोकतंत्र था। राय ने राजनीतिक दलों के कोई स्थान नहीं रखा। एम एन रॉय ने बताया कि छोटे छोटे सहकारी संगठनों के द्वारा आधुनिक राज्यों में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथों में रहेगी और जनता इस शासन कार्य में भाग लेकर इसका नियंत्रण करेगी। संगठित लोकतंत्र के प्रतिपादन में राय ने मतदाताओं में शिक्षित होने की अनिवार्यता पर बल दिया ताकि वो भाषण कला में निपुण नेताओं के बहकावे में नहीं आ सके। वो नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से ईमानदार, पक्षपात रहित लोगों को शासन का नेतृत्व अपने पक्ष में। चूँकि प्रारंभ में कुशल तथा गुणी शासनों का चयन होना कठिन है, इसलिए उन्होंने प्रारंभिक स्थिति में शासकों के निर्वाचन के स्थान पर
मनोनयन का प्रावधान प्रस्तुत किया। राय के संगठित लोकतंत्र की योजना और विनोबा, जयप्रकाश नारायण आदि सर्वोदय विचारकों की विचारधारा में बहुत कुछ समान था। सर्वोदय विचारक भी राजनीति को समाज के सभी रोगों का मूल कारण मानते हुए राजनीतिक स्थान पर लोक नीति को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। राजनीतिक आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। गांव को स्वशासी और आत्मनिर्भर इकाइयाँ बनाना चाहते हैं। राय की लोकतांत्रिक व्यवस्था का चित्रण भी ऐसा ही है। राय और सर्वोदय विचारक दोनों ही राजनीतिक दलों की व्यवस्था को समाप्त करने पर बल देते हैं। राय और सर्वोदय विचारकों की योजना में मुख्य अंतर यही है कि राय स्वशासित ग्राम गणराज्य के स्थान पर जन समितियों को प्रतिष्ठित करना चाहता है। अब देखेंगे राय के कुछ आर्थिक विचार भी थे। राय ने प्रचलित आर्थिक सिद्धांतों को अनुचित ठहराया और क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्ति को एक स्वार्थी प्राणी मानकर चलते हैं, वस्तुतः मनुष्य तो स्वभाव से एक सहयोगी प्राणी है और उसके सहयोगी रूप को विकसित करने में स्वस्थ और आर्थिक रूप से संपन्न समाज का निर्माण किया जा सकता है। राय के चिंतन के मूल तत्व शोषण के प्रत्येक स्थिति और शोषण के प्रत्येक रूप का विरोध। राज्य के विचार के व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होने अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की परेशानियों से मुक्त होने पर वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है और अपना बौद्धिक और सर्वांगीण विकास कर सकता है। समुचित आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाकर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राय ने तो पूंजीवादी व्यवस्था को पसंद करते हैं और नई नियोजन की समाजवादी पद्धति को। पूंजीवादी व्यवस्था को राय इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि व्यवस्था अधिकाधिक धन लाभ प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें निर्धनों का शोषण होता है, और नियोजन की समाजवादी पद्धति इसलिए अरुचिकर भी है कि उसमें नियोजन के एक सशक्त राजनीतिक यंत्र के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक प्रगति के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी जाती है और नियोजन की इस पद्धति को उचित ठहराते हैं। उन्हें स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समावेश है। अब देखें क्या क्या योगदान था। एम.एन. राय ने आधुनिक भारत के दर्शन और राजनीति के लेखक सबसे बड़े विद्वान थे और दुर्भाग्य की बात है कि उनकी प्रतिभा ध्वंसात्मक थी, न कि रचनात्मक। राय के चिंतन में एक नकारात्मक पक्ष भी पूरी प्रबलता के साथ विद्वान है। अनेक बार तो ऐसा लगता है कि एक नकारात्मक पक्ष ही उन पर हावी हो गया और राय के चिंतन में इस नकारात्मक पक्षों का उल्लेख किया कि आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की। दूसरा जो दृष्टिकोण था गांधीवाद, राष्ट्रवाद, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसंग में दुराग्रह दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ। मौलिक चिंतन का अभाव भी दिखा, लेकिन निश्चित रूप से एम.एन. रॉय का योगदान निसंदेह रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण होते हुए भी एक विशिष्ट महत्व रखता है। लेकिन वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इस बात में है कि अपने मौलिक मानवतावाद में जीवन में मूल्यों को प्रथम स्थान देने का उपदेश देते हैं। और राय के विचार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक विश्व की राजनीति विषमता का मुख्य कारण है कि हम नैतिक मूल्यों की उपेक्षा कर दी। एम.एन. रॉय का कथन भी निसंदेह रूप से सारपूर्ण है कि सच्चा लोकतंत्र तभी आ सकता है जब हम नैतिक मूल्यों का आदर दें, सार्वजनिक मामलों का संचालन लोक कल्याण की दृष्टि से करें, सरकारें सबसे पहले अपने अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायी हो। राय का धर्मवीर नैतिकता का विचार भी आधुनिक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर वर्मा लिखते हैं कि राय का सिद्धांत है कि राजनीति और समाज का आधार मूल्य होनी चाहिए। आधुनिक राजनीतिक चिंतन महत्वपूर्ण योगदान है। एम.एन. रॉय ने लगभग गांधी की भाषा में कहा कि जिन बहुसंख्यों के हाथों में शक्ति है उनकी नैतिक अंतरात्मा ही संसदीय लोकतंत्र की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी हो सकती है। नेक्स्ट, धन्यवाद।